हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अगर आप पॉलिटिकल साइंस को सबसे पहली क्लास को देखते हो तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना रहता। बेसिकली पॉलिटी और हिस्ट्री में अगर आप डिवाइड करोगे तो आप हिस्ट्री वाला जो पार्ट पढ़ोगे, उस हिस्ट्री वाले पार्ट में आप कभी ना कभी तो भाई एंशियंट टाइम पढ़ोगे, कभी ना कभी तो मेडाइवल पढ़ोगे एंड कभी ना कभी तो मॉडर्न पढ़ोगे। अभी ये तीनों पार्ट्स ये हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, बट क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाय एंड लार्ज ब्रिटिशर्स के बनाए हुए उन प्रोविजन से लिया गया है या उन मॉडर्न प्रिंसिपल वेस्टर्न मॉडर्न प्रिंसिपल्स पर काम करता है, जो वेस्टर्न मॉडर्न प्रिंसिपल्स उन दिनों वहां पर इवॉल्व हुए। तो उसको देखते हुए हम ब्रिटिशर्स के जो भी पॉलिटिकल जो काम हुए हैं उनको पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। बेसिकली ये एक सेपरेट एक टॉपिक है। तो आज का हमारा विषय यही पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में और 1600 में एज अ ट्रेडिंग कंपनी आए। जैसे ही वो यहाँ पर आए ट्रेडिंग कंपनी की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और वो किस पर्पज से आए हैं? बिकॉज उनको ट्रेड कैरी आउट करना है। तो ट्रेड कैरी आउट करने के लिए वो 1600 में एक प्राइवेट एंटिटी की तरह आए। बट इंडिया में कुछ ऐसे काम हुए जिस वजह से बाद में ब्रिटिशर्स विक्टोरियस साबित हुए। जैसे पहला 1757 का वॉर, 1757 का जो वॉर है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली ब्रिटिशर्स वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, इनके बीच में हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है ये जीत गए। जैसे ये जीते, इसके बाद इन्होंने एक नया नवाब जो है, खुद का ही नवाब, पपेट नवाब मीर जाफर को तख्त पर इंस्टॉल कर दिया। अब तक अगर आप देखोगे तो 1600 से 1757 का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब ब्रिटिशर्स बेसिकली अपना ट्रेड कैरी आउट कर रहे हैं, है ना। यहां से ब्रिटिशर्स माल को बढ़ते हैं, वहां पर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, जहां ये नवाब बंगाल को हरा रहे हैं, मीर कासिम को, वहां पर मीर जाफर को जाकर के एक पपेट नवाब बना है। वहीं पर बेसिकली एक वॉर और हुआ इंडियन हिस्ट्री में, जो आपको समझना पड़ेगा बेसिकली कि ये एक वो वाला बैटल फील्ड है जिसने देश में बहुत कुछ निर्धारण किया, और वो वॉर है 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये हो रहा है मराठा वर्सेस
अहमद शाह अब्दाली। बेसिकली इस बैटल से डायरेक्टली तो ब्रिटिशर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ उसने ये तो निर्धारित नहीं किया कि इंडिया पर रूल कौन करेगा, बल्कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने ये निर्धारित जरूर किया कि इंडिया पर रूल कौन नहीं करेगा। बेसिकली उन दिनों एक पावर जो इंडिया में कंसोलिडेट हो रही थी वो थी मराठा पावर, और 1761 के बैटल ऑफ पानीपत में मराठा पावर जो है वो सप्रेस हो रही है। वो क्योंकि मराठे यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार रहे हैं, तो हारने की वजह से मराठों के साथ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट की। अब इंडिया में एक ही पावर थी, दैट इज ब्रिटिशर्स। उन दिनों ब्रिटिशर्स पावर में आने लगे। फिर बेसिकली एक चीज और हुई, एंड द थर्ड बैटल इज 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। अगर आप बैटल ऑफ बक्सर को देखोगे तो बैटल ऑफ बक्सर में बेसिकली किस किस के बीच में लड़ा गया, तो ये था ब्रिटिशर्स वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम। है ना? ये वाला जो बैटल है बेसिकली, इस बैटल में, बैटल ऑफ बक्सर में कई हद तक ब्रिटिशर्स को ग्राउंड दिया टू रूल द एंटायर इंडिया। बेसिकली इस पूरे बैटल में क्या हुआ कि जैसे ही ये लोग हारे, ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन कराई, द इलाहाबाद ट्रीटी। अब आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स कितनी चालाकी से इंडिया में पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं। बेसिकली हाँ, 1764 हुआ बैटल ऑफ बक्सर, एंड इसी बैटल से 1765 में एक ट्रीटी हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी। ओके, अब इलाहाबाद की ट्रीटी में बेसिकली ब्रिटिशर्स ने एक चीज लिखवाई। इस बैटल में जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तरफ लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स और एक तरफ कौन था, शाह आलम। इन्होंने शाह आलम को पकड़ा। शाह आलम को पकड़ने के बाद इस ट्रीटी में लिखवाया कि जो दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, दीवानी राइट्स ऑफ बिहार,
बंगाल और उड़ीसा, ये वाले दीवानी राइट्स जो हैं वो अब ब्रिटिशर्स जो है उनके अंडर रहेंगे। बेसिकली अगर आप एक स्टेट को देखोगे या एक गवर्नमेंट को देखोगे तो गवर्नमेंट के काम होते हैं दो। पहला काम होगा कि भाई वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ओके, गवर्नमेंट बोलेगी फ्री में तो नहीं करना है, फ्री में नहीं करना है तो अपने को क्या करेगा, गवर्नमेंट लेगा टैक्स या रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। ओके, इन्होंने बोला कि यार ये वाला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है ना, इसके लिए तो इन्होंने खुद का एक पपेट नवाब बना दिया। वो तो नवाब ऑफ बंगाल रहेगा ही रहेगा, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बट जो रेवेन्यू राइट्स हैं और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम है वो करेंगे ब्रिटिशर्स। अब आप एक बात सोच करके देखो, यहां पर बैठी है एक प्यारी जनता, है ना, जनता ने टैक्स पे किया। टैक्स पे करने के बाद जनता को लगेगा कि भाई कोई ना कोई तो डेवलपमेंट करे हमारा, है। तो जनता जाएगी नवाब के पास, नवाब को बोलेगी देख नवाब, हमने दिया है टैक्स, तो अब टैक्स दिया है तू हमारा डेवलपमेंट कर। नवाब बोलेगा तूने टैक्स मुझे थोड़ा नहीं दिया है, जिसको टैक्स दिया है उससे जाके बात कर ले, और रही बात इसकी तुम बात करूंगा कि वो कितने पैसे देगा। फिर दूसरी बात, यही सेम जनता पहुंची ब्रिटिशर्स के पास, बोले यार हमने तुमको टैक्स दिया है, टैक्स दिया है तो हमारा डेवलपमेंट करो। तो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं नवाब मैं थोड़ा ही हूं, और सुनो यहां तक आ गए तो टैक्स बढ़ा के और देना। तो इन्होंने क्या किया, टैक्स जो है वो बढ़ा दिया, रेवेन्यू बढ़ा। ये जो पूरा आया कि भाई दीवानी राइट्स जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में होंगे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो है वो नवाब के हाथ में होंगे। इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बेसिकली अब आप देखोगे कि बंगाल में डबल गवर्नमेंट आ गई। अब ये जो डबल गवर्नमेंट आई, एक तरफ तो डेवलपमेंट जीरो, वो तो हो ही नहीं रहा, और ऊपर से टैक्स और बढ़ रहा है। टैक्स किस पे बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है एग्रेरियन कम्युनिटी पर, पीजेंट कम्युनिटी पर एंड बेवर्स पर। अब इन पर टैक्स बढ़ रहा है, इनने कहा यार हम पे टैक्स बढ़ रहा है, हम काम ही नहीं कर रहे, हमें काम ही नहीं कर रहा तुम्हारे साथ में जाओ। तो इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बंद कर दिया। पार्टिसिपेशन ही नहीं लगाएंगे, बोले हम नहीं पार्टिसिपेट ही नहीं करते। दैट मींस उन्होंने अपने धंधे ही बंद कर दिए। या फिर जो एग्रीकल्चरल वाला है वो सर्विस सेक्टर में काम करने लगा, सर्विस सेक्टर वाला कहीं और चला गया, उसने कहीं और से कर दिया। इससे क्या हुआ, बंगाल की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। बंगाल की इकोनॉमी जैसे ही कोलैप्स की इन दिस केस, तो क्या जब इकोनॉमी नहीं है तो टैक्स कहां से आएगा, टैक्स ही कहां होगा। इससे क्या हुआ, इससे फर्दर जो बंगाल एक दिनों हम मिडिवल टाइम पीरियड में पढ़ते हैं कि बंगाल एक फ्लरिशिंग स्टेट था, आने वाले 30 सालों में बिकॉज ऑफ दिस डुअल गवर्नमेंट बंगाल में फेमाइन्स आने स्टार्ट हो गए, है ना। बंगाल में फेमाइन्स आने स्टार्ट हो गए, बंगाल के लोग त्रैमान करने लग गए, बंगाल में आने लगे। बंगाल के साथ इनने बुरा कर दिया।
अब देखो बंगाल में आए फेमाइंस, बंगाल में इकोनॉमी ध्वस्त कर गई, बंगाल में और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स थी वो आनी स्टार्ट हो गई। एक एस्टिमेट ये कहता है कि इन दिस 30 ईयर है ना 1764 से ऑलमोस्ट 1700 तक का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें लगभग 600 मिलियन रुपए इंडिया से ब्रिटेन गए। ओके, यहां तक बात समझ में आती है। बेसिकली हुआ क्या उन दिनों, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, ये जो बंगाल है ना, बंगाल में ब्रिटेन के, ब्रिटिशर्स के कुछ न्यूज़पेपर थे। ओके, ये न्यूज़पेपर मौजूद थे। न्यूज़पेपर क्या है कि यही बंगाल की ये जो पोजीशंस है ना, या बंगाल की ये जो कंडीशंस हैं, इनको लिख रहे थे। ओके, अब जब ये लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। वो समझना क्या है कि उस वक्त की यूरोपियन सोसाइटी कैसी है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम यूरोप में एनलाइटनमेंट की फिलॉसफी आ चुकी है। ठीक है, एनलाइटनमेंट की फिलॉसफी है, ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी है। तो ये वाली जो फिलॉसफीज हैं, ये यूरोप की लोकल सोसाइटी में बहुत अच्छे से वहां के आदमी को पता है। तो जो यूरोप की सोसाइटी या इंग्लैंड के लोग हैं, या मैं बोल दूं पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड, ये पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड बिकॉज ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स को पढ़ रही है, और पढ़ने के बाद बंगाल के उस कंडीशंस पर सिंपैथी रखती है। अब बिकॉज ये वाली जो पॉपुलेशन है ये सिंपैथी रख रही है, तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है ना, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कोई तो एक मौका। अभी ये डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं तो खुद ही तो एक्सक्लूसिव राइट्स दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के इंडिया में। अब ये जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है ये कह रही है कोई तो चांस मिले, एक चांस मिल जाए, जिस चांस में ईस्ट इंडिया कंपनी को ना धर दबोचूं। अब ये वाला जो चांस है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ही इनको दिया। वो कैसे देखते हैं जरा। तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। देखो ना, हुआ क्या 1771 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को करती है बैंकरप्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को कर रही है डिक्लेयर बैंकरप्ट, और गवर्नमेंट को जाकर के बोल रही है, बैंक्स ऑफ लंदन को,
कि भाई हमको 1 मिलियन पाउंड का लोन प्रोवाइड करवा। गवर्नमेंट ने कहा यार एक बात और है, तुम लोग जो 1 मिलियन पाउंड का लोन हमसे मांग रहे हो, बेसिकली अगर आप देखो तो तुम गरीब का बहुत ह्यूज ट्रेमेंडस अमाउंट में पैसा आप इंडिया से बना रहे हो और आप लोन मांग रहे हो। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, जैसा भी है जो भी है, लेकिन अगर आपने हमको 1 मिलियन पाउंड नहीं में दिए तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि हमारी जो कंपनी है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोले कि चल ठीक है 1 मिलियन पाउंड हमने दिए, बता जरा देगा कब, वापस कब तक कर दोगे? तो हमने कहा अगले साल दे देना। तो बोले नेक्स्ट ईयर मिल ही जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी ये लग रहा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है तो अगली साल तक दे ही ना देगी। ठीक है, 1 मिलियन पाउंड का लोन बैंक्स ऑफ लंदन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1771 में दिया, लेकिन 1772 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो दोबारा बैंक्स ऑफ लंदन के पास पहुंची, वहां पर जाकर के इन्होंने कहा कि यार ये 1 मिलियन पाउंड का आपको लोन फिर देना रहेगा, आप फिर से हमें 1 मिलियन पाउंड दो। इस बार गवर्नमेंट के हाथ में लग गया चांस। गवर्नमेंट ने इनसे कुछ बुनियादी क्वेश्चन पूछे। देखो अगर आप कंपनी को देखोगे तो कंपनी को देखोगे, अगर आप कंपनी को पकड़ के चलोगे तो एक तो कंपनी के खुद के इंटरेस्ट हैं, ओके, दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, ठीक है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो धीरे धीरे इंग्लैंड में ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम इंग्लैंड में एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, है ना। और ये लोग अल्ट्रा रिच पीपल्स हैं, वहां जाकर के विला खरीद रहे हैं और फार्म हाउस ले रहे हैं, दुनिया भर का पैसा है इनके पास में। कंपनी कह रही है मेरे को 1 बिलियन का पाउंड दे दो, कंपनी डूब रही है। सरकार ने कहा नहीं एम्प्लॉय तुम्हारे क्या करना है, मतलब एम्प्लॉय के पास पैसा कहां से आ रहा है जब कंपनी डूब रही है। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता एम्प्लॉय क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो उन्होंने कहा एम्प्लॉय जो है 2 काम करते हैं, पहला करप्शन, ओके, दूसरा पर्सनल ट्रेड, अपना खुद का ट्रेड कर लेते हैं ये लोग, अपना खुद का ट्रेड करने गए और कंपनी का ट्रेड करने गए हो, कहते हैं हमें नहीं मालूम। तो कंपनी का तुमको तो पता लगवाएगा ना। अब गवर्नमेंट वहां की ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट बोल रही है देखो काम करो, पैसा आपको तब मिलेगा जब हम एक एक्ट बना के दे देना है, और उस एक्ट को पहला एक्ट आ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा एक्ट आ रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हाँ साढ़े 3 लीटर दूध हाँ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कंपनी ने कुछ काम, बेसिकली गवर्नमेंट काम किए। अब 1773 ये पहला टाइम पीरियड है जब कंपनी के अफेयर्स में अब गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। कंपनी का जो भी इन्वॉल्वमेंट है और कंपनी का जो भी कारोबार है उस पूरे कारोबार में अब गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगी। बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, पहला मुझको बताओ प्रॉपराइटर्स कौन है।
प्रोपराइटर्स कौन होता है? तो उन्होंने कहा देखो प्रोपराइटर्स वो आदमी है जो 500 रुपए 500 पाउंड का, है ना, शेयर होल्डिंग है जिसकी इन कंपनी। ओके, तो इन्होंने कहा कि अब प्रोपराइटर्स जो होगा ना, वो प्रोपराइटर्स 500 पाउंड की जगह 1000 पाउंड पर आएगा। 1000 पाउंड की शेयर होल्डिंग रखनी पड़ेगी भाई। इससे होगा क्या? इससे हुआ ये कि जो प्रोपराइटर्स हैं, ये वाली जो प्रोपराइटर्स की बॉडी थी इन द कंपनी, वो छोटी हो गई, दैट मींस कॉम्पैक्ट हो गई एंड इजी टू मैनेज। हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई अब प्रोपराइटर्स वो बन पाएगा जिसके पास 1000 पाउंड की, जिसके पास 1000 पाउंड की शेयर होल्डिंग्स होगी इन द कंपनी। पहले ये शेयर होल्डिंग 500 पाउंड की हुआ करती थी। इससे हुआ क्या, जो प्रोपराइटर्स की बॉडी है, वो प्रोपराइटर्स की बॉडी अब कॉम्पैक्ट हो गई और छोटी हो गई, उसको मैनेज करना बहुत इजी हो गया। दूसरा काम क्या हुआ बेसिकली? दूसरा ये हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको कि प्रोपराइटर्स चेंज करेगा। प्रोपराइटर्स क्या है? वोट डालेंगे, इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो चुने जाएंगे कंपनी के और वो कंपनी को चलाएंगे। ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, जो कि ईच एंड एवरी 4 ईयर में चेंज होंगे। एंड द थर्ड थिंग्स जो इन्होंने की, गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली उन दोनों, इनके पास 3 प्रोविंस हैं, ठीक है। पहला बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ये वाले जो गवर्नर हैं इनको सबॉर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया। सबॉर्डिनेट होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। अच्छी बात है। फोर्थ थिंग्स जो इन्होंने की वो है कि भाई सुप्रीम कोर्ट बनाया इन कलकत्ता। कलकत्ता में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया एंड सर एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे was the first CJI of India। और उन्होंने बोल के रखा कि भाई अब इससे क्या रहेगा, ये जो करप्शन है वो करप्शन चेंज हो जाएगा। पांचवी एक और बात इन्होंने की कि भाई ये गवर्नर जनरल होगा। ओके, अब गवर्नर जनरल्स के नीचे 4 मेंबर्स की टीम लगेगी, ठीक है। 4 मेंबर्स में कौन है? यहाँ गवर्नर होगा, यहाँ गवर्नर होगा और यहाँ सीजीआई लगेगा। बेसिकली इस पूरी टीम में से जो वोटिंग पड़ेगी, उस वोटिंग पर आपको क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। नाउ इट इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।